हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ओके, क्या मीनिंग है और साथ ही क्या मेथड्स है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टूडेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, इन रिकंस्ट्रक्ट करना, ओके, दोबारा से बनाना। इंटरनली बिजनेस की जो बैलेंस शीट है ना, उसको दोबारा से क्रिएट करना। ओके, और बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है वो इंटरनल स्टेटमेंट होता है ना, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होती हैं बिजनेस की, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, और लायबिलिटीज़ होती हैं, शेयर कैपिटल होता है। ओके, तो इन सब को ही एडजस्ट करना, ओके, रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करना। अब न्यू वैल्यू आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब एप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर रिडक्शन भी हो सकता है, तो उस दैट इज़ कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। तो कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करने का, कि उसकी जो बिजनेस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे, पब्लिक को एक सही पिक्चर शो करे बिजनेस के बारे में। क्योंकि बिजनेस क्या है, लॉस में अगर चल रहा है तो बिजनेस क्या है, अच्छी पोजीशन शो नहीं कर रहा, तो उस लॉस को रिकवर करके उसमें जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, लाइक फिक्टिशियस एसेट जो शो कर रखी है, अननेसेसरी रिजर्व्स जो बनाए हैं, उन सबको कैंसिल करके कंपनी क्या एक अच्छी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग में लिखा हुआ है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न विद द कंप्लीट ओवरह्यूलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन क्या शो करते हैं, बैलेंस शीट शो करती है, तो बैलेंस शीट को ही एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में कोई भी कंपनी का वाइंड अप नहीं होता, कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है, क्योंकि बिजनेस जो है अपने आप में ही इंटरनली एडजस्टमेंट कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं कर रहा। जब एक्सटर्नली करता है तो किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। The purpose to improve the profitability of the existing company in relation to the true or real value of assets as compared to the existing value which are either overvalued or fictitious. Okay, एक true और fair view present करना कंपनी के assets के बारे में, कंपनी की liabilities के बारे में, जो कि क्या हो सकती है, अभी existing जो है बुक वैल्यू में वो ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकती हैं, तो उनको accurate वैल्यू पर रिकॉर्ड करना ही दैट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, क्या रीजंस है, ताकि जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, कंपनी की जो एसेट्स हैं वो भी ट्रू वैल्यू को प्रेजेंट करे, कंपनी की जो लायबिलिटीज़ ओवर ड्यू हो गई हैं उनको पेमेंट करे कंपनी, उनको लायबिलिटीज़ को उतना कम कर दे, और इन्फ्लेटेड शेयर कैपिटल जो है वो इन्फ्लेटेड शो कर रखी है बैलेंस शीट में ज़्यादा है, तो उसको भी कम वैल्यू पर, एक्चुअल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना। ओके, सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। अब क्या क्या मेथड्स है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखेंगे हम। ओके, सो ये है मेथड्स, आपके मेथड्स फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देयर आर 5 मेथड्स फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्या है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा, शेयर कैपिटल या तो इंक्रीज होगी या फिर आपकी रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, फ्रेश इशू करके, और डिक्रीज कैसे होगी, उनको क्या करेगी कंपनी, कैंसिल कर देगी। ओके, अनकॉल्ड कैपिटल कोई है उसको कैंसिल कर देगी, अनइशूड कैपिटल कोई है उसको ही कैंसिल कर देगी, या फिर जो भी इशूड है उसमें से ही कंपनी क्या रिडम्पशन कर ले, बायबैक कर ले, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सेकेंड है चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे हैं उनके पास डिविडेंड लेने का राइट होता है ना, एक फिक्स परसेंट से, सपोज 10% से, तो उनका ये जो 10% डिविडेंड लेने का राइट है उसको कंपनी चेंज कर दे, 10 से इंक्रीज भी कर सकती है, 15 भी कर सकती है, और डिक्रीज करके कम सपोज 8% भी कर सकती है। सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट। देन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन में तो सिर्फ रिडक्शन ही होगा, कंपनी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है शेयर कैपिटल को, और अल्ट्रेशन में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, क्लियर। तो रिडक्शन में रिड्यूस कर रही है, रिड्यूस कैसे करेगी कंपनी, कोई भी अनकॉल्ड कैपिटल होता है, अनकॉल्ड होता है लाइक कंपनी ने शेयर इशू किया है 10 रुपीज़ का, उसमें से 8 रुपीज़ कॉल कर लिया, 2 रुपीज़ का अनकॉल्ड है, तो अनकॉल्ड को कंपनी कैंसिल ही कर दे। ओके, तो उससे क्या है, रिड्यूस हो जाएगी कैपिटल। सिमिलरली कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ की है, उसमें से कंपनी ने 2 लाख रुपीज़ इशू कर 2 लाख के लिए इशू किया है, बाकी बचा 8 लाख वो नहीं इशू किया अभी तक, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दे कंपनी, तो भी कंपनी की कैपिटल क्या है वो
रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो ये ऑप्शंस हैं। देन है आपका कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जैसे होता है ना, फुल सेटलमेंट कर देते हैं। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर को 5 लाख देना है तो उनको 4 लाख देकर फुल सेटलमेंट कर दिया जाए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं अपनी मर्जी से कंपनी को शेयर सरेंडर कर देते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स कंपनी को शेयर रिटर्न कर रहे हैं तो भी तो कंपनी की जो कैपिटल है मार्केट में कम हो जाएगी। ओके, सो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो सकती है। शेयर सरेंडर क्या होता है इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, आज हम फर्स्ट 4 जो मेथड है उनकी बात करेंगे। ओके, सो ये मेथड्स हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। कंपनी क्या कर रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपनी एक अकाउंट प्रिपेयर करेगी, नेम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, और साथ में कंपनी क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद कंपनी क्या बैलेंस शीट बनाएगी अपनी। ओके, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो बैलेंस शीट में जो नेम लिखती है ना कंपनी, उसके साथ कंपनी को एंड रिड्यूस वर्ड लिखना होता है। सपोज कि अगर ABC लिमिटेड है तो उसके साथ कंपनी जो बनाएगी ना, एंड रिड्यूस वर्ड लिखना होगा। एंड रिड्यूस कि इसकी जो कैपिटल है, लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स वगैरह जो हैं उनको रिड्यूस किया गया है, इस बात से पता चल जाएगा इस वर्ड से। ओके, और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, तो सेम ये आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कि कितना चेंज हुआ है। ओके, चेंज हुआ है लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, चेंज कितना हुआ है एसेट्स की वैल्यू में, चेंज कितना हुआ है शेयर कैपिटल में। तो वो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या आइटम लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की सबसे पहले बात करेंगे। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। तो क्रेडिट में जब भी रिड्यूस होगा आपकी लायबिलिटी में और शेयर कैपिटल में, ठीक है, लायबिलिटी और शेयर कैपिटल जब रिड्यूस होगी ना तो आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ओके, यू कैन सी शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आया आपका डिबेंचर्स में रिडक्शन हो रहा है, क्रेडिटर्स में रिडक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन एसेट्स के केस में उल्टा है। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। सो सपोज यहाँ पे फिक्स एसेट या करंट एसेट कोई भी है, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बैंक कोई एसेट्स थी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अब उसको सेल किया गया है तो इंक्रीज ही हुआ है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी रिजर्व बनाया था जिससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बट अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको कैंसिल करेंगे, तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। देन डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड में क्या आएंगे, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना उनको राइट ऑफ करना ही होता है, ये प्रीअजम्पशन है। ओके, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हुआ है रिकंस्ट्रक्शन से उसके लिए कंपनी फिक्टिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनको राइट ऑफ करती है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। ओके, और फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और P&L का डेबिट बैलेंस कोई है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर है, तो ये सब उनको राइट ऑफ करते हैं। तो इन दोनों को आपने राइट ऑफ करना है, वेदर की क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया है अंडर दी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो डेबिट साइड में सबसे पहले यही लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। लॉस अगर कोई है तो प्रॉफिट नहीं, लॉस वाला पोर्शन। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, फिक्स एसेट एसेट्स जो अगर डिक्रीज हो रही हैं तो उनको भी इंडिविजुअल फिक्स एसेट डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर क्रिएट हो रहा है, ओके, क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर आएगा और कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर जाएगा। देन बैंक है, बैंक मतलब कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसको पेमेंट की जा रही है तो उसके लिए लिखा है। फिर बैंक लिखा है, डिविडेंड देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो पेमेंट करने के लिए। एंड देन बैंक लिखा है आपका पेमेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस के लिए, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस होते हैं तो उनकी पेमेंट की है। देन कोई भी न्यू लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट की है, डायरेक्टर्स को फी पेमेंट किया है, और बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व आएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है, या फिर यहाँ पर आपको डेबिट साइड में कैपिटल रिजर्व आता है बैलेंसिंग फिगर में। कभी भी इस साइड आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, वो इक्वल हो जाएगा या फिर डेबिट में ही आएगा, CR कैपिटल रिजर्व। क्लियर। तो ये आपका परफॉर्मा है। क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री पूछ सकते हैं या फिर लेजर बनाने के लिए बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट ऑफ डेजी लिमिटेड ऑन March
2020 को। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है 60,000 की, इक्विटी शेयर ₹10 ईच फुल्ली पेड अप है, 2009% प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी फुल्ली पेड अप है 100 ईच के अकॉर्डिंगली। रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस गिवन है, ओके, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है मीन्स लॉस है। एंड नॉन करंट लायबिलिटी में 11% डिवेंचर्स है, अनसिक्योर्ड लोन है, और क्रेडिटर्स हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं है। देन यहाँ पर है आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन हाफ, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 44,000, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन जो था उसका 30,000 है। एसेट्स में आपके पास टेंजिबल एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और गुडविल है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है मीन्स इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्रीड अमंग्स द शेयर होल्डर एंड दी क्रेडिटर्स, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन बनाना है और उसके लिए अप्रूवल ले लिया है कंपनी ने कोर्ट से। क्या एग्जम्पशन है, फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 3 ईच फुल्ली पेड अप, ओके, इक्विटी शेयर जो हमारा 10 ईच है ना उसको 3 कर दिया है। देखिए यहाँ पर कितने का इक्विटी शेयर, 10 का फुल्ली पेड अप, उसको कितने का कर दिया है, 3 का कर दिया है, ओके, और कितना 7 रुपीज़ का, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया है, बिजनेस को कम देना पड़ेगा अब शेयर होल्डर्स को। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर, 60,000 पे, तो 60,000 इंटू में आप 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,20,000 कहाँ पर आएगा आपका, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आएगा। और जो बाकी बच गया आपका 3 के अकॉर्डिंगली 60,000 इंटू में 3 मीन्स 1,80,000, वो आपका न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो चलिए रिकंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं हमारा 4,20,000 लिखा है या नहीं। यहाँ पर है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा आपका 4,20,000, 4,20,000 कैसे आया, 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटू में आपका 7 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और फिर आपका 3 लाख जो बचा है वो ₹3 के अकॉर्डिंग 180,000 वो आपका न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओके, चलिए न्यू बैलेंस शीट में देख लेते हैं। ये है आपकी न्यू बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल का पोर्शन 180 लिखा हुआ है, ओके, क्योंकि 60,000 शेयर्स है, 3 रुपीज़ ईच है। देन है नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट, 9% preference shareholders have agreed to accept the 12% debenture of face value 1,20,000 issued at par in the full satisfaction of their claim। जो 9% preference shareholders हैं उनको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर दे रहे हैं, उनके पेमेंट के लिए कितना 1,20,000 का डिवेंचर दे रहे हैं एट पार पे। एक्चुअल में कितना उनका अमाउंट ड्यू था, एक्चुअल में यहाँ पर था 2,000 शेयर्स थे, 100 ईच था, मतलब 2 लाख देना था, 2 लाख को 120 पे कर रहे हैं, तो मतलब 80,000 कम देना पड़ रहा है हमें, 80,000 का प्रॉफिट है, तो 80,000 कहाँ पर आएगा आपका, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ जाएगा। और अब जितना आपने दिया है कन्वर्जन कर दिया ना, प्रेफरेंस शेयर को डिवेंचर्स दे दिए, तो न्यू डिवेंचर्स क्रिएट हुए हैं 12%, वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएंगे 1,20,000 के। रिकंस्ट्रक्शन में कितना आएगा, 80,000 जो चेंज हुआ है, ये रहा। और न्यू बैलेंस शीट में 120 के 12% डिवेंचर्स आ जाएंगे आपके, ये रहा 12% डिवेंचर्स आपका न्यू बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल्स है क्योंकि। देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये रहा थर्ड, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट पर आप दे रहे हो, कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका 30,000 का, ये लिखा हुआ है 30,000 का 40% मतलब 12,000 हो गया, तो 12,000 का माइनस कर देंगे 30 में से, कितना बचा 18, मतलब 18 का पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना बेनिफिट है हमें, जितना कम देना पड़ रहा है, 12 कम देना पड़ रहा है, वो प्रॉफिट है, तो वो कहाँ आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगेन इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन 12,000 रिकंस्ट्रक्शन में, और अब जितना दिया है 18,000 का पेमेंट वो बैंक में आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट की है, मतलब कैश में से कम हो जाएगा। ये रहा बैंक अकाउंट, ओके, और यहाँ पर देखिए ये माइनस किया है 18,000 जितना पेमेंट किया है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, 11 इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 11% डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट है उसको पे किया है 50% डिस्काउंट, 50 मतलब हाफ हो गया, हाफ दे रहे हैं, हाफ नहीं देना पड़ रहा है, तो जितना नहीं देना पड़ रहा है उसका बेनिफिट है, उसको रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र। कितने हैं ये देखिए 44,000 है, 44,000 का 50% मतलब कितना हो गया 22,000 की पेमेंट जा रही है, और 22,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, इतना कम देना पड़ रहा है। ये 22,000 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र किया, और 22 का जितना पेमेंट किया है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, ये देखिए क्लियर। देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 40%
ऑफ द क्रेडिटर्स आर टू बी रिड्यूस 75% एंड बैलेंस 60% टू बी रिड्यूस 80,000। ओके, क्रेडिटर्स हैं कितने पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ही एडजस्टमेंट हो पाएगा। तो क्रेडिटर्स हैं आपके 1,66,000। तो 1,66,000 का क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में 40%। 1,66,000 का 40% हो गया आपका 6,900। क्लियर, 6,900 की वैल्यू कितनी कर दी है, 75% कर दिया। तो 75 इसका निकालेंगे, 66 का 900 तो हो जाएगा 49,900। डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जब आपने 66,900 की वैल्यू कितनी मानी है, आप 44,900 मानी है, राइट। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट है हमारे लिए। डिफरेंस आएगा आपका 16,200। तो 16,200 का प्रॉफिट है। देन सेकंड पोर्शन जो 60% बोला है, 60% मतलब 1,66,000 का 60% निकालेंगे पहले तो, और फिर उसका 80% निकालेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वर्क नोट में जो किया है, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्रेडिटर्स, ये रहा क्रेडिटर्स है 1,66,000 है, उसका 40% निकाला था पहले तो 66,900 आया था। फिर 66,900 का 75% निकाला, वो आ गया 49,800, मतलब 16,600 का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर सेम सेकंड पोर्शन में बोला था 60%, तो 60% कितना आया, 99,600 आया है। और उसका भी फिर 80% कर दिया था 60 का भी अगेन। ओके, 80% कर दिया, वो हो गया 79 इतना। तो बाकी जो 20% है वो प्रॉफिट है, तो 20% आया आपका 19,920। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, फर्स्ट पोर्शन पे 16,660, सेकंड पोर्शन पे 19,920, तो टोटल हो गया 36,520, जो कि रिकन्स्ट्रक्शन में जाएगा आपका। ओके, यहाँ पर देखिए रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट वाला पोर्शन, और बाकी जो बचा है वो न्यू बैलेंस शीट में आएंगे क्रेडिटर्स। एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ ये स्टेटमेंट। देखिए क्या बोला है, 40% ऑफ द क्रेडिटर आर टू बी रिड्यूस टू 75%। ठीक है, 1,66,000 का जो 40% आया है ना आपका, कितना है 66,900, इसकी वैल्यू 66 ना मानकर कितना कर दिया, 75 कर दिया, मतलब 25% कम कर दिया। तो वो प्रॉफिट है जितना कम किया, राइट। 25% कम देना पड़ेगा, ये मतलब है। और सेकंड पे क्या बोला है, 60% वाले को 80% कर दिया है, मतलब 20% यहाँ पर भी कम देना पड़ रहा है। ओके, 80 और 100 का डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर 75 और 100 का डिफरेंस 25 हो गया। तो 25 का ये प्रॉफिट, 20 का ये प्रॉफिट, टोटल आपका यही आ गया। कितना, ये 25% है और ये 20% है, टोटल हो गया 36,520। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, 20% ऑफ द स्टॉक इज ऑब्सलेट। ओके, बेकार हो गया है, जिसको कि फिर भी सेल कर दिया है कितने पर, 40% ऑफ द बुक वैल्यू। तो इन्वेंट्रीज आपकी कितनी है, इन्वेंट्री है हमारा स्टॉक 2,10,000। 2,10,000 का 20% बोला है ना, ये 20%, तो हो गया 42,000। 42,000 को क्या 40% फिर सेल किया, तो 42,000 का 40% पर सेल वैल्यू आ जाएगी, बाकी जो होगा वो लॉस हो जाएगा फिर। ओके, यहाँ पर देखिए जिसमें मैं कैलकुलेट करके लिखा है मैंने, ये रहा 42,000, फिर उसको सेल किया है 40% पे, तो 16,800 में मतलब सेल किया है। तो लॉस कितना हुआ है, 25,200 का लॉस हुआ है, वो ट्रांसफ़र कर दिया रिकन्स्ट्रक्शन में। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितना आएगी, बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू जो 2,10,000 है, ये इसमें से माइनस कर देंगे 20%, मतलब 42,000, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो यही थी। तो सेल वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करते, कॉस्ट वैल्यू को करते हैं। एंड देन बोला है गुडविल, प्राइमरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है उन सबको राइट ऑफ कर देना है। तो कर दिया, रिकन्स्ट्रक्शन में अकाउंट में आ जाएगा आपका ये सब डेबिट साइड में। ये रहा गुडविल, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा P&L एक्सपेंसेस। ओके, ये सब बैलेंस शीट में गिवन है, चेक करवा देती हूँ मैं आपको। ये रहा देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये रहा गुडविल आपका, ये रहा गुडविल, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस लिखा था 353, ये लिख दिया है, क्लियर। और देन सेम एडजस्टमेंट में क्या बोला है आगे लाइन, 33,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 33,000 को। तो प्रोविजन क्रिएट हो रहा है ना, क्रिएट हो रहा है मतलब डेबिट साइड में आएगा, ये रहा 33,000। और फिर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर में से 33,000 को माइनस करके शो करेंगे।
ओके, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये साथ साथ करते जाएं। उसके बाद है फिक्स एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट करना है 10% से। इंक्रीज़ हो रहा है एसेट्स की वैल्यू में तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और कितना, 10%। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या है, दो ही हैं आपके पास, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी। इनका 10% 3 लाख का 10% 30,000 हो गया, 2,15,000 का 10% 21,500 हो गया। जितना एप्रिसिएशन है वो रिकन्स्ट्रक्शन में आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों लिखे लैंड बिल्डिंग, और जितना न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा, ओल्ड वैल्यू प्लस जितना एप्रिसिएशन हुआ है, दोनों को ऐड करने के बाद। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्टली है आपका कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन 16,820। एक्सपेंसेस आए हैं तो पेमेंट करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन में पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर आप लास्ट में एक्सपेंसेस बैंक, ओके, 16,820 का। क्लियर। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे रिकन्स्ट्रक्शन का, तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर में, कैपिटल रिजर्व आ गया हमारा 2000। तो अब न्यू बैलेंस शीट में आप कैपिटल रिजर्व भी शो करेंगे 2000 का, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। ओके, और अब ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है इसमें जो भी आइटम अगर बच गया है अनअफेक्टेड, मतलब कि जैसे यहाँ स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों का एडजस्टमेंट किया, रिजर्व एंड सरप्लस को राइट ऑफ कर दिया, अनसिक्योर्ड लोन डिवेंचर्स को कुछ नहीं किया था, तो ये आ जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में 4 लाख का और 2,60,000 का अंडर दी सेम हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओके, ये देखिए यहाँ पर होना चाहिए आपका, ये रहा 4 लाख और ये रहा 2,60,000 और 120 जो प्रेफरेंस शेयर्स को दिए थे वो हो गया। टोटल हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग 7,80,000 जो कि बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये रहा 7,80,000 का। देन है नेक्स्ट, और क्या हमारा रह गया है ओल्ड बैलेंस शीट में जो कि हमने नहीं किया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का तो कर दिया, जितना रिमेनिंग वैल्यू बचा है वो लिखा है। ठीक है, क्रेडिटर्स यहाँ पर चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट में आया है क्रेडिटर ट्रेड पेबल के नेम से 1,29,480। कैसे, 75% और 80% दोनों को ऐड किया है। 70-80 कैसे, ये मैंने समझाया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को समझने के लिए। और देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करने के बाद लिखा है, देखो ऐड किया होगा एप्रिशिएशंस में, नोट्स टू अकाउंट में। बिल्डिंग ये रही लैंड बिल्डिंग, ये देखिए ओल्ड वैल्यूज़ प्लस एप्रिसिएशन, ओल्ड वैल्यू प्लस एप्रिसिएशन, तो 330 का हो गया, 236,500 का हो गया, टोटल हो गई 5,66,500। ओके, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में ये रहा आपका टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू। नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट, क्या है नेक्स्ट, गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म हो गई। इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं किया था, सेम आ जाएगी इन्वेस्टमेंट आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000 न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा आपका 75,000। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी जो रह गई है वो क्या है, स्टॉक की वैल्यू तो हो गया 20% माइनस करने के बाद, डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस करने के बाद, बैंक अकाउंट हमने बनाया ही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट जो बनाया है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, ये रहा ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस कितना है, 45,000 है। क्लियर, तो ओल्ड बैलेंस तो ये आ गया 45,000, उप्स एक सेकेंड, 45,000 आ गया। फिर ये स्टॉक को सेल किया था, ठीक है, वो सेल वैल्यू आई है। डिवेंचर के लिए पेमेंट किया, इंटरेस्ट और अनसिक्योर्ड लोन के लिए पेमेंट किया था, वो आया है। कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, 16,820 का। और बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस कैरिड डाउन आया है। ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है न्यू बैलेंस शीट में आएगा अंडर दी हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,980। ये देखिए ये न्यू बैलेंस शीट है, इसमें ही लिखा है लास्ट में 4,980, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद ये सब हो गया आपका। और कैपिटल रिजर्व जो आया रिकन्स्ट्रक्शन का वो यहाँ पर लिखा है 2,000 का। शेयर कैपिटल 1,80,000 का है, कौन सा, इक्विटी वाला, प्रेफरेंस को क्योंकि डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। डिवेंचर्स हो गए आपके, ओके। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स को कैलकुलेट कर लिया, टेंजिबल एसेट्स हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल, कैश इन बैंक। नोट्स टू अकाउंट देख लीजिए, पूरा चेक करवा देते हैं। इक्विटी शेयर्स हो गया 180 का, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया, ओके, डिवेंचर्स में, तो डिवेंचर्स आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आया है रिकन्स्ट्रक्शन वाला। डिवेंचर्स हो गए पूरे 780 के। ट्रेड पेबल्स में वही 80% और 75% को ऐड किया है, और लैंड बिल्डिंग को ऐड कर दिया। इन्वेंट्रीज में से 20% माइनस कर दिया, ऑब्सलेट। ट्रेड डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको माइनस किया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो अकाउंट हमने बनाया है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 4,980 हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट कैसे करते हैं। इसमें तो हमने लेजर बनाया था,
अब एंट्री देखेंगे, क्योंकि समटाइम क्या है क्वेश्चन में एंट्रीज भी पूछ सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है नेहा लिमिटेड की और मार्च 2020 को। और बैलेंस शीट में क्या है हमारे पास 50,000 के इक्विटी शेयर्स है, ₹100 ईच है, फुल्ली पेड अप है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच फुल्ली पेड अप, ये भी है। और रिजर्व इन सरप्लस में लॉस गिवन है, क्योंकि ब्रैकेट्स में लिखा है 32,7500 का। और डिवेंचर्स हैं 10% के, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और आपका एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टॉक है, डेटर्स है, और आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, डिस्काउंट और प्रीमियरी एक्सपेंसेस, इनको राइट ऑफ करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या बोला है ये देखिए, एडजस्टमेंट जो हमें करना है रिकंस्ट्रक्शन, और इसमें लास्ट में आपको एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। देखिए जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, और गुडविल को राइट ऑफ करना है, एक्सटेंड टू द, क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रिड्यूस इक्विटी शेयर्स बाय 90 ईच। इक्विटी शेयर कितने का है, 100 ईच का, फुल्ली पेड अप, उसको 90 रुपीज़ कम किया है तो कितने का कर दिया, मतलब 10 रुपये का अब आपका हो गया है। तो न्यू बैलेंस शीट में 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आएगा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 50,000 है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा। ओके, 50,000 का 90 कम करा है, जो तो जितना कम किया है वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। कितना बचा है, 10 बचा है, 10 बैलेंस शीट में जाएगा, और ओवर 50,000 शेयर्स। ठीक है, 50 को 9 से किया तो कितना हो गया, 4,50,000, 50 को 10 से किया तो हो गया 5 लाख। 5 लाख न्यू बैलेंस शीट में आएगा, और जो कैंसिल हो रहा है 45 लाख का, वो आपका रिकंस्ट्रक्शन में एंट्री पास करेंगे। ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कितना 45 लाख का, 90 से मल्टीप्लाई करके, और जो 5 लाख बचा है वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा। न्यू बैलेंस शीट हमारी ये रही, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल, ये रहा इक्विटी शेयर्स का 5 लाख, 10 का हो गया 50,000 शेयर्स के ऊपर। देन है सेकेंड एडजस्टमेंट, रिड्यूस क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को 8% कर, 8% वाले जो हमारे प्रेफरेंस शेयर ना उनको कितना रिड्यूस किया है, 60% कम किया है। तो बच्चे कितने हैं, 40% बचा है, तो 40 जो बचा है वो बैलेंस शीट में आएगा, जितना कम हो रहा है वो रिकंस्ट्रक्शन में आएगा। और इसकी जो रेट है वो 8% है, बट यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है इसकी रेट को, यहाँ पर देखो बताया है, प्रेफरेंस रेज द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड रेट 9%, 8 से 9% कर दिया है। और हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे प्रेफरेंस 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 14 लाख को, तो हो जाएंगे 14,000 को कम कितना किया है, 60% कम किया है, 40% बचा है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में और नोट्स इसमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। देखिए 8% को पहले तो 9% किया है, क्लियर। उसके बाद 8% वाले कितने थे, 14 लाख थे, 9% कितने का किया है, 40% वैल्यू बचाई है, 60% कैंसिल की है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन में 60% आया है। और जो बचा है 5,60,000 वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा। न्यू बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट, ये देखिए प्रेफरेंस शेयर्स पहले आते हैं, इक्विटी शेयर बाद में आते हैं, इसलिए प्रेफरेंस 560 लिखा है और इक्विटी का नीचे उसके बाद 5 लाख लिखा हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है डिवेंचर्स, रिड्यूस द 10% डिवेंचर्स बाय 20%, 20% कम हो रही है, मतलब 80% बचेगी वैल्यू, 80% न्यू बैलेंस शीट में आएगा, 20% रिकंस्ट्रक्शन में आएगा। और इसकी रेट भी 10% से कितना कर दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिवेंचर्स इंटरेस्ट बाय 2.5, मतलब 10 में 2.5 और ऐड करना है तो आपका 12.5% रेट हो जाएगा। डिवेंचर्स हैं कितने, यहाँ पर बैलेंस शीट से पता लगेगा, 25 लाख। 25 लाख का 20% कम हो रहा है, 25 का 20% कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख कम हो रहा है, बाकी बच रहा है 80% आपका न्यू बैलेंस शीट में आएगा। एंट्री क्या होगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10% वाले, क्रिएट कौन से हो रहे हैं 12.5 वाले, और टू रिकंस्ट्रक्शन। ओके, टोटल 25 थे, कैंसिल हो रहे हैं आपके 20%, 5 लाख का बच रहे हैं 20 लाख के, तो न्यू बैलेंस शीट में 20 लाख आएगा आपका डिवेंचर्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 20 लाख। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, ये नहीं है, यहाँ पर है क्लेम, रिड्यूस द क्लेम ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 1/4 से कम करना है। क्रेडिटर्स कितने हैं, बैलेंस शीट से पता चलेगा, क्रेडिटर्स हैं हमारे 75 के, ठीक है, 75 लाख है, 75 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा, 18 लाख समथिंग होगा, तो 18 लाख समथिंग जो है वो कम हो रहा है, बाकी जो बचेंगे वो न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। ओके, एंट्रीज से देख लेते हैं, ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 18,75,000 आया है। ओके, 1/4, फिर जो बचा है वो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट से डिटेल में, एक क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स ये रहा 75 था, रिड्यूस किया 1875 को, बच्चा कितना 56,25,000, ये न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी
रिड्यूस मशीनरी टू 15 लाख, कम 15 लाख हो गई है उसकी वैल्यू। है कितनी मशीनरी, बैलेंस शीट से पता लगे, बैलेंस शीट की वैल्यू है 25 लाख, 25 से 15 हो गई, मतलब 10 लाख का कम किया है। तो 10 लाख जो कम किया है ना वो एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन में आएगा, और जो बचा है वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ये देखिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10 लाख और 15 लाख न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट में इंटेंजिबल एसेट्स में, सॉरी टेंजिबल एसेट्स में, ये रहा मशीनरी 15 लाख का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये रहा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में इन्वेंट्रीज हो रहा है, रिड्यूस इन्वेंट्रीज बाय 5 लाख, 5 लाख से कम हो रही है इन्वेंट्री की वैल्यू। है कितना टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्रीज ये रहा 15 लाख है, 15 का 5 कम हो रहा है, तो बचा कितना 10 बचा है, 10 न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा, 5 यहाँ रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ये देखिए ओके, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 5 लाख और 10 लाख जो बचा है वो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। ये रहा इन्वेंट्रीज में 10 लाख रुपीज़ का इन्वेंट्री। देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पर है प्रोवाइड 10% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स किसके बनता है, डेटर्स के ऊपर बनता है। तो डेटर्स कितने हैं, ये रहे डेटर्स, डेटर्स हैं 12 लाख के, 12 लाख का 10% कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, और 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करने के बाद न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न क्रिएट करा है वो देखिए एंट्री के लिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न 1,20,000 और बैलेंस शीट में माइनस करने के बाद 12 में से 1,20,000 तो कितना बचेगा आपका, और 10,80,000, सो 10,80,000 आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पर हमारी राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, पेटेंट ही है सिर्फ, यहाँ पर पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देंगे। कितना अमाउंट है पेटेंट्स का, 6 लाख रुपीज़, ठीक है, 6 लाख को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, ये रहा पेटेंट्स के 6 लाख। न्यू बैलेंस शीट में आप पेटेंट नहीं आएगा क्योंकि पूरा राइट ऑफ हो गया है। देन रेट का तो कर लिया, प्रेफरेंस 9% करना, डिवेंचर 2.5 से बढ़ाना था तो 12 हो गया था। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द 4 ईयर कैंसिल, कंपनी ने खुद ही कैंसिल कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंड लास्टली राइट ऑफ करना है बिल्डिंग की वैल्यू को टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस रिकंस्ट्रक्ट। बैलेंस जितना कम पड़ रहा है ना, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो आएगा रिकंस्ट्रक्शन का उसके इक्विवेलेंट बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, उसको बैलेंसिंग फिगर को कहाँ डालेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन की बैलेंसिंग फिगर क्या आया है, ओके 1895 आया है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमें पता है अजम्पशन ये होती है फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना ही होता है। फिक्टिशियस एसेट जैसे ये हमारा लॉस है, इसको राइट ऑफ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पेटेंट्स तो हो गया है, ये इस एक्सपेंसेस जो भी गिवन है डिस्काउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनको भी राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू कैलकुलेट होगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगा रिकंस्ट्रक्शन का। क्लियर, जो कि आया है इतना हमारा 1895। तो 1895 को बिल्डिंग की वैल्यू में से माइनस करने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू 75 न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर, सो ये सब आपकी एंट्री होंगी रिकंस्ट्रक्शन की अगर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। देन बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, न्यू बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट से समझेंगे। शेयर कैपिटल का तो हो गया था 10,60,000 राइट, और आपका जो है डिवेंचर्स भी कर दिए थे, 5 लाख माइनस करने के बाद 20 लाख बचा था, और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स का भी हो गया था, 56,25,000 बचे थे। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम हमारा रह गया है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, स्टार्टिंग से चेक करेंगे। दोनों कैपिटल हो गए, रिजर्व इन सरप्लस को राइट ऑफ कर दिया, डिवेंचर्स को लिख दिया है, क्रेडिटर्स का भी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने कुछ नहीं किया एडजस्टमेंट, तो इनको सेम लिख देंगे। 5 लाख न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा अंडर दी सेम हेडिंग। ओके, देन एसेट्स में बिल्डिंग की कर दी है वैल्यू रिड्यूस, और मशीनरी का भी कर दिया था। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया है। इन्वेंट्रीज का वैल्यू कर दिया हमने, डेटर्स पर प्रोविज़न लगा दिया, और इन दोनों को राइट ऑफ कर दिया है। क्लियर, कैश कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कैश कुछ ना पेमेंट हो रही है ना ही रिसीव हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा। न्यू बैलेंस शीट में भी देखिए कहीं भी कैश अकाउंट नहीं दिखेगा आपको। ये इसकी बैलेंस शीट है और ये इसका नोट्स टू अकाउंट है। ये देखिए अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। बिल्डिंग का हो गया, मशीनरी हो गया, फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया। आई होप कि अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपसे खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।